अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 7 बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस, BIA इन सिंपल वर्ड बिजनेस एनालिसिस। ये वही पेपर है जो पहले कैफ 6 MFA होता था। अब एग्जामिनर ने इसका नाम चेंज करके BIA बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस रख दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी टू पास ये कैफ लेवल पेपर। आज का हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, क्या नेचर है सब्जेक्ट की, क्या रीज़न है सब्जेक्ट की CA में कैफ लेवल पे इंक्लूड करने की। सिलेबस के कंटेंट्स देखेंगे किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, किस तरह से एग्जामिनर टेस्ट करेंगे इसको, और कैसे हम अपना ये सेशन लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस, BIA। क्या माइंड में आता है अगर हम सब्जेक्ट के नाम को देखें, बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस? जी सर, क्या माइंड में आता है आपके? जी आपके माइंड में क्या आता है? जी मिस, आपके माइंड में क्या आता है? क्या हो सकता है पेपर, इसलिए अभी किसी को भी नहीं पता क्या है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन माइंड में क्या आता है, बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस। मीन इस नाम से माइंड में क्या आता है, किस टाइप का पेपर होगा? जी कुछ एनालिसिस मीन कुछ फाइनेंस का पेपर है, और बिजनेस इनसाइट मीन बिजनेस की कुछ डिटेल है। सो इन सिंपल वर्ड ये पेपर क्या है, ये बिजनेस एनालिसिस। इन सिंपल वर्ड अगर हम इसको सम अप करें, बिजनेस एनालिसिस मीन बिजनेस को एनालाइज करना। कहाँ पे? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए क्या एनालाइज करना, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करना। मेनली ये पेपर क्या है, डिसीजन मेकिंग का पेपर है, जिसके अंदर ऑब्वियसली फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है और कुछ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है। क्यों? आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बैठे हुए तो आपने बिजनेस के डिसीजन लेने हैं, उसमें डिसीजन ऑब्वियसली अल्टीमेटली बिजनेस का एक पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है? प्रॉफिट कमाना। सो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना है, बिजनेस के प्लान प्रिपेयर करने हैं, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है। वो प्रिपेयर करते वक्त आपको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है। हाँ, उस फैक्टर्स में आपने फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं। नॉन फाइनेंशियल मीन आपने इकॉनमी कंट्री की देखनी है, आपने गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस देखना है, लॉ एंड रेगुलेशन देखना है, आपने कंपटीशन कंपैक्टर्स को देखना है, अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखना है। ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। हाँ, कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स भी, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना आपको मार्जिन चार्ज करना है, कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इस पेपर की तरह। ये पेपर CA में इंक्लूड करने की रीज़न क्या है? अगर इस पेपर को हम CA से निकाल दें तो कैप लेवल के बाकी अगर आप पेपर देखो, कैप 1 to 8 क्या है? अकाउंटिंग है, टैक्स है, लॉ है, ताकि आपको लॉ का भी पता होना चाहिए, और ये पेपर ऑडिट का है, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी अकाउंटिंग है। इस पेपर को अगर CA से निकाल दें तो आप क्या खेल रहे हो? अकाउंटिंग 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 खेल रहे हो, नंबरों में खेल रहे हो। इस पेपर को निकाल दें तो आप क्या बनोगे? अकाउंटेंट। ये पेपर इंक्लूड करने के रीजन क्या है कि आपके अंदर कुछ मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप की जा सके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप की जा सके, कैसे स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी है, कैसे बिजनेस की प्लानिंग करनी है, वो स्किल्स डेवलप की जा सके, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोअर लेवल से टॉप लेवल पे पहुंचाया जा सके। क्या कहना है? बचपन में PRC लेवल, उसको हम बचपन कहते हैं ना। कैफ का क्या है, हम यंग हैं, और CA फाइनल की बात करें तो कुछ यंग एज में कर लेते हैं, कुछ ओल्ड एज बूढ़े होके करते हैं। तो PRC क्या था हमारा बचपन, उस बचपन में हमने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। ऐसी बात है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक टेक्निकल लेवल होता है, और एक ऑपरेशनल लेवल होता है। क्या मतलब था इन तीनों लेवल्स का? PRC 5 I2B में हमने पढ़ा होगा ना, जब PRC 3 हो गया है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट। सो स्ट्रेटेजिक लेवल क्या था? टॉप मैनेजमेंट मीन डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO। टेक्निकल लेवल क्या था? मिडल मैनेजमेंट मीन मैनेजर्स। ऑपरेशन लेवल क्या था? लोअर मैनेजमेंट मीन सुपरवाइजर्स। इज दैट?
सो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या करती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करती है, लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर करती है, आई मीन 5 to 10 ईयर और मोर प्लानिंग की जाती है। कहाँ पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। टेक्निकल लेवल पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लाइक ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे प्लानिंग होती है, लाइक प्रोडक्शन डेली कितनी करनी है, या वीकली प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं। इस पेपर को अगर आप निकाल दो तो बाकी जितने भी 7 पेपर हैं कैफ के, वो आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं वो इस लेवल की और इस लेवल की डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल की मीन टॉप मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप नहीं हो रही। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट पे नहीं जा सकते, डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं हो सकते, सीईओ कंपनी का नहीं बन सकते, फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो ये पेपर इंक्लूड करने की रीजन क्या है कि आपके अंदर कुछ टॉप मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप की जा सके, ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में कंपनी के लीडर्स बन सकें, कंपनी के सीईओ बन सकें। ये जो भी ये नई स्कीम आई है 2025, इसको अगर आप खोलो ना तो इसकी स्टार्ट में ही पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, शेपिंग फ्यूचर बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मीन आईकैप का जो मकसद है चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बनाना है, अकाउंटेंट बनाना नहीं है। क्या, शेपिंग फ्यूचर बिजनेस एंड फाइनेंस लीडर। शेपिंग फ्यूचर बिजनेस एंड फाइनेंस लीडर मीन आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आप टॉप मैनेजमेंट पे जा सको। और वो टॉप मैनेजमेंट पे कैसे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, किन फैक्टर्स को कैसे कंसीडर करते हैं, वो ये पेपर आपको बताएगा। हाँ, ये पेपर क्या है, थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, दोनों है? नहीं, ये पेपर प्रैक्टिकल है। थ्योरी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे बिजनेस में उनका कैसे यूज करना है। और एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो भी क्या करेगा, ये नहीं कहेगा ये थ्योरी लिखो, ये मॉडल लिखो, नहीं, वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हमें देगा, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, वो मॉडल, वो थ्योरी का नॉलेज अप्लाई करते हुए बताना होगा कि क्या क्या फैक्टर्स बिजनेस को कंसीडर करने हैं। फाइनेंस में हम न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा चलो भी कैलकुलेट करके दे दो, नहीं, आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा कि बिजनेस ये करने जा रहा है, इसके अंदर ये फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, बताओ कि बिजनेस को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये इन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए। आप बिजनेस का फ्यूचर का प्लान भी बजट प्रिपेयर करके दो। बिजनेस क्या करने जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, बाहर फॉरेन करेंसी में डील करना है, तो फॉरेन करेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, डॉलर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसमें रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको कैसे मैनेज करना है वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। बिजनेस लोन लेने जा रहा है या पैसा है, बिजनेस कहीं डिपॉजिट अकाउंट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन है। अब इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने से अल्टीमेटली नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ेंगे। बिजनेस कहीं से पैसा लेने जा रहा है, पैसा कहाँ से ले सकता है, शेयर होल्डर इक्विटी से ले सकता है, नो, डेट के थ्रू लोन लेके भी ले सकता है, तो उसमें किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। एक बिजनेस को बहुत सारे मसले फेस करना पड़ते हैं, स्पेशली बड़े बिजनेस को जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, डिफरेंट सिटीज में ऑपरेट कर रहा है, डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें क्या इश्यूज, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो रिस्क कितनी टाइप के होते हैं, उन रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारा हम इस पेपर में पढ़ेंगे। एक बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, तो हर कंट्री के लॉ रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, हर कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट होती है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, कंपटीशन भी डिफरेंट होता है, कुछ में कंपैटिटर्स ज़्यादा होंगे जो आप जैसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ में कम होंगे, हो सकता है आपकी मोनोपोली हो। इन फैक्टर्स को कैसे कंसीडर करते हुए आपने स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो हम इस पेपर में पढ़ेंगे। बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस में बिजनेस के इंटरनल हमने कुछ चीज़ें देखनी है, क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ, हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट लोग हैं या नहीं है, हमारे पास अच्छा पैसा है या नहीं है, रिजर्व है या नहीं है, हमारे पास अच्छे एसेट टेक्नोलॉजी है या नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने हैं, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या लॉ रेगुलेशन नहीं डेवलप हो रही हैं, कंपैक्टर्स कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। क्या कहना है,
तो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस, इन सिंपल वर्ड बिजनेस एनालिसिस मीन बिजनेस को एनालाइज करना है, बिजनेस के फैक्टर्स को एनालाइज करना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ताकि हम बिजनेस की प्लानिंग कर सकें, बिजनेस के डिसीजन ले सकें। इन सिंपल वर्ड क्या है, डिसीजन मेकिंग है ये पेपर। कॉस्ट वाली डिसीजन मेकिंग नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट थी ना, फाइनेंशियल मनी टर्म्स में था, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग पेपर है, मुश्किल नहीं है, इजी है पास करना। हाँ, पढ़ना थोड़ा टेक्निकल है, वो हम कवर करेंगे, टॉपिक्स का नॉलेज लेंगे, टेक्निकलिटीज देखेंगे, एक लोअर लेवल से अपर लेवल तक किस तरह के क्वेश्चन बैक हो सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे और इस सेशन को लेके चलेंगे। जी, अगर हम अब ओरिएंटेशन की तरफ आए, सो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का थोड़ा सा हो गया। अच्छा, ये सेशन हमारा जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2026 के लिए। जो स्टार्ट होगा कहाँ से, अक्टूबर से, नवंबर का मंथ होगा हमारे पास, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा और मार्च में हमारा जो है वो क्या होगा, एग्जाम होगा, ऐसे है। ओके, सो हम जो सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट अपने पास रखते हैं, वो हम रखते हैं कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है इन 4 मंथ के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कंप्लीट 100% सिलेबस हम इन 4 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। फरवरी में सिर्फ हमने रिवीजन करनी है, कुछ रिवीजन के साथ साथ हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, एक मॉक देंगे, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें और फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ मार्च में जाके पेपर इजीली पास कर सकें। हाँ, अगर हम फरवरी में कुछ नया सिलेबस पढ़ रहे हैं तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और जब रिवीजन के बिना पेपर में जाओगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा पेपर पास करने का, पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हमने अक्टूबर टू जनवरी जो है वो सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट सिलेबस। प्लस हमारा वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा, इन एवरी वीक एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, जो भी हमने ड्यूरिंग द वीक पढ़ा होगा वो हम डिसाइड कर लिया करेंगे किस चीज़ का टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट हम देंगे एवरी वीक, जिसमें एक पूरा चैप्टर भी हो सकता है, सम टाइम आधा चैप्टर भी हो सकता है, सम टाइम क्वार्टर चैप्टर भी हो सकता है, जितना हम वीक में पढ़ सके उतना डिसाइड कर लिया करेंगे मिलके। इसके अलावा क्या होगा, इन्हीं 4 मंथ्स के अंदर अंदर हमारी रिवीजन भी साथ साथ होगी। रिवीजन सिर्फ एंड पे नहीं चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स भी रिवीजन हमने साथ साथ करनी होती है। मीन बीच में एवरी मंथ हमारा जो है एक बड़ा टेस्ट आया करेगा, उस बड़े टेस्ट में हम क्या करेंगे, 3-4 चैप्टर्स कंबाइन कर लिया करेंगे, ताकि पिछला जो हम कवर कर चुके हैं वो रिवाइज हो जाया करेगा, प्लस बिग टेस्ट। और यूं लेके हम सिलेबस को चलेंगे। कितने लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, हम कवर करेंगे 110 to 115 लेक्चर्स। कैप 600 लेक्चर्स में कवर हो जाता था, लेकिन कैप 7 100 to 110 to 115 लेक्चर्स देगा, क्यों, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं सिलेबस के अंदर, सिलेबस बढ़ गया। एंड डार्लिंग, पहले ये पेपर होता था कैप 6, अभी हो गया कैप 7। दिस मीन इसका लेवल जो है वो 6 से क्या हो गया है, 7। तो एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशन है इस पेपर से वो भी थोड़ी बढ़ गई है। सिलेबस तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। उसका टेस्ट करने का, क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो भी थोड़ा सा अपग्रेड होगा। हमारा आंसर लिखने का जो वे है वो भी अब थोड़ा कैप 6 लेवल का नहीं, कैप 7 लेवल का होना चाहिए। हम अनकवर करेंगे किस तरह से एग्जामिनर जो है मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कुछ हम इन्हीं 115 लेक्चर्स के अंदर ही कवर करेंगे। में उसके बाद क्या होगा जी, सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, विद टेस्ट होगा, विद रिवीजन होगा। फरवरी के अंदर हमारे क्या होंगे, कुछ पास एश्योरेंस टेस्ट होंगे 10, जिसमें आपको मैं
एक प्लान दूंगा 10 दिन का, एक किस दिन कौन कौन सा चैप्टर आपने रिवाइज करना है और उसका टेस्ट देना है आपने, और 10 दिन आप मेरे साथ लगा लोगे तो सिलेबस पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और उसके साथ क्या होगा, एक मॉक होगा जो पेपर बिफोर पेपर भी हो सकता है। समटाइम मेरे मॉक्स से सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर टॉपिक जो है एक्सपेक्टेड वो पेपर में अपीयर हो जाया करते हैं, तो इसलिए मॉक मिस नहीं करना। हाँ, अगर इस तरह से आप मेरे साथ चलोगे, जनवरी एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपका भी कंप्लीट हुआ है, वीकली टेस्ट आपने साथ साथ दिए हैं, साथ साथ ये रिवीजन टेस्ट जो बड़े हो रहे हैं एवरी मंथ एक एक, वो भी आप दे रहे हो, एंड पे 10 दिन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आप लगा लेते हो, बाकी 20 दिन ओबीसी बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप अच्छी तरह से 10-10 दिन दे के प्रिपेयर कर सकोगे, तो मार्च में पेपर दोगे, पेपर फेल होने का कोई जवाब नहीं बनता। थ्रू दिस सेशन मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ये पेपर इसी अटेम्प्ट में इजीली पास हो जाए। आप लोगों की क्या कोशिश होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करना कि मेरा साथ देना, पेपर इसी अटेम्प्ट में इजीली पास हो जाएगा। ना सिर्फ ये, बाकी अगर आपके साथ कोई 2 या 3 पेपर हैं तो वो भी इजीली मैनेज हो जाएंगे। हाँ, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उस तरह से नहीं चलोगे, तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आर विथ मी? सो ये हमारा वे होगा सिलेबस को कवर करने का स्प्रिंग 2026 के लिए। 110 to 115 लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट 100% आई कैप का कोर्स कवर करेंगे। अब तक इस पेपर की 8 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। ये पेपर स्टार्ट हुआ था कब, 2022 में। अब तक इसकी 8 अटेम्प्ट हो चुकी हैं। वो 8 अटेम्प्ट के 100% पास पेपर हम क्लास में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ना सिर्फ वो, कुछ आए बाएँ शाएँ से भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे, लाइक ACCA, ICW, सीमा, CPA, जो एग्जामिनर टारगेट कर सकता है सिलेबस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड। क्या क्या मीन इतनी हम प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाल्लाह मार्केट में इतनी प्रैक्टिस ना तो कोई करवा रहा होगा ना कोई कर रहा होगा। प्रैक्टिस की तरफ से कमी नहीं आएगी। टॉपिक हम एक एक कवर करेंगे, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसको कितना कवर करना है, किस लेवल से किस लेवल तक लेके जाना है, वो सब मैं जानता हूँ और वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो ये तो बात होगी जी सब्जेक्ट क्या है और कैसे हम इस सेशन को लेके चलेंगे। ओके जी, अब अगर हम बात कर लें सब सिलेबस आउटलाइन की, तो इस पेपर को अगर देखा जाए तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, चैप्टर 1 to 13। पहले 7 चैप्टर जो हैं वो आप कह लो कि थ्योरी के चैप्टर हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। पहले 7 चैप्टर जिसमें बिजनेस एनालिसिस की बातें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ एथिक्स का एक चैप्टर है, और एक नया चैप्टर एग्जामिनर ने इंक्लूड किया है, वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। सस्टेनेबिलिटी आजकल फेवरेट एरिया बन गया है आई कैप का। सस्टेनेबिलिटी पहले नहीं था इस पेपर में, अब एक पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। सस्टेनेबिलिटी को इवन कैफ 8 ऑडिट में भी इंक्लूड किया गया है। सस्टेनेबिलिटी को इवन कैफ 6 FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट आगे CA फाइनल लेवल पे पहले एक पेपर होता था CFAP 3, वो बिजनेस मैनेजमेंट इसी तरह का पेपर था, लेकिन उसको निकाल के पूरा का पूरा सस्टेनेबिलिटी का एक पेपर वहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया गया। सस्टेनेबिलिटी आगे CA फाइनल लेवल पे एंड पे MSA खत्म करके वहाँ पे एक स्ट्रेटजी केस स्टडी पेपर आ गया, उसके अंदर भी टेस्ट होगा। हाँ, कैफ लेवल पे अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे ज़्यादा एरिया टॉपिक्स हैं वो इस पेपर में इंक्लूड किए गए, पूरा एक चैप्टर इंक्लूड किया गया। और ये जो पहले 7 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 7, यहाँ से एग्जामिनर का एक प्रॉमिस है कि भाई मैं 40 to 45 मार्क्स का पेपर टेस्ट करूँगा। इसमें स्पेशली ये सस्टेनेबिलिटी की एक सेपरेट ग्रिड दे दिया है कि 10 to 15 मार्क्स यहाँ से टेस्ट होंगे ही होंगे, मीन इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, पहले MFA में नहीं होता था। हाँ, किस तरह से चैप्टर टेस्ट हो सकता है, क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है, सब कुछ हम कवर करेंगे। मीन 40 to 45 मार्क्स इस एरिया से पहले 7 चैप्टर से टेस्ट होने ही होने हैं। जिसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो क्या हैं, ये वाले
पहले दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेनली एमसीक्यू में टेस्ट होते हैं। हाँ, जो टेस्ट होंगे चैप्टर वो क्या है, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे उसके बाद एक हमारे पास एरिया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10। इसमें ये 8 जो है वो टोटली थ्योरी का चैप्टर है, हाँ 9 और 10 न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं, और इनमें से 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन हर पेपर में एग्जाम में टेस्ट करते हैं, इवन एमसीक्यूज भी यहाँ से टेस्ट होते हैं। और इन 3 चैप्टर की वेटेज है 20 to 30 मार्क्स। ये 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने ही आने हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड एरिया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन का, जहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 बजटिंग का है, चैप्टर 12 वर्किंग कैपिटल का है, चैप्टर 13 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है। और यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई मैं 25 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट करूंगा, और एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से 32 मार्क्स का पेपर टेस्ट हुआ है। इन 2 लॉन्ग न्यूमेरिक क्वेश्चन इस एरिया से आने ही आने हैं, 3 भी आ सकते हैं सब टाइम, लेकिन 2 तो मस्त आने हैं। मीन आप यूँ देख लें कि 4 क्वेश्चन न्यूमेरिक एरिया से आने ही आने हैं, और उनकी वेटेज जो है वो कोई 55 मीन अबव 50 होगी। और ये न्यूमेरिक एरिया अगर हम अच्छा कर लें तो पेपर फेल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मेन रीज़न एग्जामिनर ने आप बताई है स्टूडेंट्स के फेल होने की ज़्यादातर, वो क्या है, ये थ्योरी का एरिया जहाँ पे स्टूडेंट लैक कर रहे हैं, थ्योरी को स्टूडेंट अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहे, अच्छी प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे, क्वेश्चन जिस तरह से अटेम्प्ट होने चाहिए वैसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे। तो हम सीखेंगे कि किस एरिया से किस तरह का टॉपिक से क्या क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, और क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या वर्डिंग लिखनी है। क्यों, ये वो एरिया है जहाँ पे रिटेन एग्जामिनर टेस्ट करने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर मॉडल अप्लाई करके आपने आंसर अपनी इंग्लिश में लिखना होगा, और वह इंग्लिश हमारा मसला है। लेकिन अगर हम सीख लें कि क्या क्या वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम रिटर्न अटैम्प्ट कर लें तो इस एरिया से भी हम अच्छे मार्क्स स्कोर करने के काबिल हो जाते हैं। तो सब कुछ कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैं जानता हूँ क्या लेवल है सीए के स्टूडेंट्स का, किस एरिया में किस तरह की प्रैक्टिस रिक्वायर है, किस तरह का नॉलेज रिक्वायर है, कहाँ से नॉलेज को मैंने स्टार्ट करना है, कहाँ पे लेके जाना है, वो सब कुछ कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पेपर जब से पैदा हुआ तब से पढ़ा रहा हूँ, 2022 से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इससे पहले इसकी जगह पे क्या पेपर होता था वो भी मैं पढ़ाता था, BMBS। हाँ, मेनली अब ये जो एरिया है इसकी जो हाई लेवल की टेस्टिंग होती थी वो होती थी CFAT 3 पे, वो भी मैं पढ़ाता था, और एग्जामिनर ने वो पेपर ख़त्म किया है जिसमें नाम उस लेवल की टेस्टिंग मॉडल्स की यहाँ पे हुआ करेगी। इसलिए लेवल भी तो 6 से 7 हो गया ना, तो इंशाल्लाह सब कुछ कवर करेंगे। सो ये जो थ्योरी के चैप्टर हैं इनकी वेटेज क्या है, 40 to 45 मार्क्स, और जो न्यूमेरिक एरिया है उसके अंदर भी कुछ छोटी मोटी थ्योरी मीन 2-4 MCQs टेस्ट हो जाते हैं, 2-4 नहीं बल्कि थोड़े ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 15 नंबर के MCQs हैं, उसमें से जो ज़्यादा MCQs एग्जामिनर टेस्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ही टेस्ट कर रहे हैं, या यूँ कह रहे हैं कि 15 नंबर में से 8 नंबर फाइनेंशियल के होंगे, 7 नंबर थ्योरी के होंगे। लेकिन ये वेटेज है, हाँ 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इस वेटेज से, लाइक 40 to 45 है तो हो सकता है एग्जामिनर जो है वो 42-43 मार्क्स का टेस्ट कर ले, हो सकता है 38 मार्क्स का टेस्ट कर ले। इधर 20 to 30 है तो हो सकता है 25 मार्क्स टेस्ट कर ले, इधर 25 to 35 है तो हो सकता है 30 मार्क्स टेस्ट कर ले। तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एग्जामिनर इसी ग्रेड को फॉलो कर रहे हैं। मीन 3 एरियाज में डिवाइड होगी हमारा ये सिलेबस। पहला बिजनेस एनालिसिस, मैनेजरियल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास 4 मेन टॉपिक हैं। एक एक्सटर्नल एनालिसिस है जिसके ऊपर हमारे पहले 3 चैप्टर हैं, एक इंटरनल एनालिसिस है, एक एथिकल डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, और एक नया सिलेबस में एरिया ऐड हुआ है चैप्टर 7 सस्टेनेबिलिटी, 40 to 45 मार्क्स। एंड देन हमारे पास 3 चैप्टर हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैट, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से 20 to 30 मार्क्स। और फिर हमारे पास 3 चैप्टर हैं, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, जहाँ से 25 to 35 मार्क्स, मीन 2 बड़े क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। जी अगर हम पास्ट रिजल्ट्स एनालिसिस की बात करें तो पेपर पैदा हुआ था कब, स्प्रिंग 22 में, मीन ये इसकी पहली अटेम्प्ट थी। रिजल्ट था 37%। नया नया पेपर आया था, कुछ इशू थे, अभी तक बुक भी बहुत लेट आई थी, ड्यूरिंग द सेशन आके नहीं पता था किस तरह का टॉपिक कैसे टेस्ट होना है, तो स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल किए, 37% पास हुए और बाकी 63% स्टूडेंट फेल हो गए। उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ओबीसी थोड़ा आइडिया मिल गया, बुक आ गई तो रिजल्ट इंप्रूव होकर 46% हो गया। उससे नेक्स्ट इंप्रूव होकर 50% हो गया, गुड रिजल्ट। नेक्स्ट 48%, मीनियर अबाउट 50%, 54% पे रिजल्ट गया। फिर थोड़ा डाउन होके ऑटम 24 में 45% पे आ गया और स्प्रिंग 25 में रिजल्ट फिर 54%, मीन देखा जाए तो अबाउट 50% अब रिजल्ट चल रहा है, मीन आधे स्टूडेंट पास हो जाते हैं, आधे स्टूडेंट स्टिल फेल हो रहे हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कैप लेवल पेपर देखा जाए तो इस पेपर का रिजल्ट अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स, क्योंकि बाकी कुछ पेपर कुछ का रिजल्ट 29% मीन 20s में भी है, अदरवाइज 30s में रिजल्ट है। लेकिन इस पेपर में पासिंग रिजल्ट अच्छा है, क्यों, इजी टू पास पेपर है। कैसे इजी टू पास है कि 4 वो जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है वो अच्छी प्रैक्टिस अगर कर ली जाए कॉन्सेप्ट के साथ तो वो अच्छा डील हो जाता है। और उसमें से अगर कोई 50 नंबर का पेपर है और आपने कोई मार मार आके 30 भी ले लिए, 35 भी ले लिए, तो 15 MCQs भी है। हाँ वो MCQs 15 पूरे नहीं, चलो 10 नंबर भी ले लेते हैं, कुछ थ्योरी का जो क्वेश्चन 3-4 टेस्ट हो रहे हैं उनको भी अगर हम हाथ लगा लेते हैं, पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। हाँ उसके लिए सिलेबस सारा कवर करना होगा, मेरे साथ चलना होगा। अगर मेरे साथ नहीं चलोगे, सिलेक्टिव स्टडी पे चलोगे, सिलेबस सारा कवर नहीं करोगे तो वो फिर मसला बन जाएगा हमारा, फिर मुश्किल है। क्या कहते हैं, अभी ऑटम 25 का रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे क्या होगा। उम्मीद है यही 50% के करीब ही होगा, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। जी अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 13। चैप्टर 1 को अगर हम देखें तो एग्जामिनर जो है वो सिर्फ एक दफ़ा उसने कोई लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का टेस्ट किया है, अदरवाइज क्या कर रहा है, 1-2 नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ MCQs ही टेस्ट हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन रेयरली टेस्ट होगा। चैप्टर 2 की बात की जाए तो उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होता रहा है, लेकिन 5 से 7 नंबर के लिए। वो IT का कुछ एरिया था उसमें से टेस्ट होता रहा है। हाँ वो आप पहले ये 2-3 चैप्टर सेपरेट होते थे, अब उनको कंबाइन करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है। यहाँ से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन 5-7 नंबर का लॉन्ग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ मेनली जो लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट होगा वो चैप्टर 3 जिसके अंदर पेस्टल मॉडल है, लेकिन वहाँ पे भी फ्रीक्वेंटली नहीं टेस्ट हो रहा, एक आध अटेम्प्ट छोड़ के टेस्ट हो रहा है। हाँ चैप्टर 4-5 जो हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर का पेपर टेस्ट हो रहा है। और अगर आप देखो तो 17 मार्क्स, 18 मार्क्स, 14, 12.5, 24, 16, 15, 11, 22 मार्क्स। चैप्टर 6 एक अनोखा चैप्टर है एथिक्स के बारे में, जहाँ से हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने मस्ट क्वेश्चन टेस्ट किया है। और चैप्टर 7 चूंकि नया चैप्टर ऐड हुआ है, पहले सिलेबस का पार्ट नहीं होता था। हाँ अब यहाँ से मस्ट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट होगा ही होगा, चाहे बाकी कोई चैप्टर उसे स्किप करना पड़े, लेकिन यहाँ से मस्ट क्वेश्चन टेस्ट होगा। और उसमें हो सकता है समटाइम आप वो एथिक्स का क्वेश्चन इतना टेस्ट ना करे, 1-2-4 नंबर के लिए MCQs में टेस्ट कर ले, लेकिन चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट होगा ही होगा। क्यों, इसकी एग्जामिनर ने सेपरेट ग्रिड दी है 10 to 15 मार्क्स की, मिनिमम भी 10 नंबर तो इस चैप्टर से टेस्ट होने ही होने हैं।
और सस्टेनेबिलिटी आप फेवरेट एरिया बना हुआ है क्या सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, मतलब आज की ज़रूरतों को पूरा करना, फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। बिजनेस चलाते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट ही नहीं देखना, आपने सोसाइटी को भी देखना है और एनवायरनमेंट को भी देखना है। Business need to consider impact of its transaction on the society and on the environment. हाँ, क्या है ये चैप्टर देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे जी। उसके बाद अगर हम चैप्टर 8, 9, 10 जहाँ से 20 to 30 मार्क्स एग्जामिनर का प्रॉमिस है, वहाँ से अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर 8 है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये टोटली थ्योरी का चैप्टर है और यहाँ से सिर्फ 2 दफ़ा एग्जामिनर ने जो है वो एज ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ 2-4 नंबर के टेस्ट किया है। अदरवाइज यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज जो है वो हर पेपर में एग्जामिनर टेस्ट करते हैं, 2-3 एमसीक्यूज। हाँ, चैप्टर 7 मस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है, बैक पेपर, और समटाइम 15 नंबर का भी टेस्ट हुआ है, 13 नंबर का भी टेस्ट हुआ है, 14 नंबर भी टेस्ट हुआ है। चैप्टर 10 देखा जाए तो इसके अंदर कुछ पार्ट थ्योरी का है जो सिर्फ 2 दफ़ा एग्जामिनर ने टेस्ट किया है 2-4 नंबर के लिए। अदरवाइज यहाँ से जो न्यूमेरिक एरिया है वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट टेस्ट हो रहा है। ये 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन चैप्टर 8, 9, 10 से मस्ट टेस्ट होने हैं। इनफैक्ट 9, 10 से टेस्ट होंगे, एक 9 से 10 से। उसके बाद बस्टिंग को देखा जाए तो यहाँ से एग्जामिनर जो है वो बीच में 2 अटेम्प्ट उसने क्वेश्चन स्किप किया, अदरवाइज टेस्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगा अब ये मिस नहीं हुआ करेगा, मस्ट टेस्ट होगा। चैप्टर 12 अल्टरनेट बेसिस पे 2-3 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, अदरवाइज मोस्टली एग्जामिनर ने इसे इग्नोर किया है और एमसीक्यूज में टेस्ट किया है। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन भी टेस्ट होता है तो। हाँ, चैप्टर 13 देखा जाए तो यहाँ से एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिक मस्ट टेस्ट हो रहा है। ये 4 चैप्टर, चैप्टर 9, 10, 11, 13, यहाँ से 4 तगड़े न्यूमेरिक क्वेश्चन टेस्ट होते हैं और इनकी अगर अच्छी प्रैक्टिस कर ली जाए, हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 दफ़ा हाथ से गुजार लिया जाए तो इन एरियाज के क्वेश्चन पेपर में टैकल करना मुश्किल नहीं होगा और ये एरियाज हमारे पेपर को पास करने में बड़ी हेल्प देंगे। लेकिन सिर्फ यही एरिया नहीं, हमें यहाँ से ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर 4, 5 और स्पेशली 7, ये 3 चैप्टर भी अच्छे प्रिपेयर करने हैं। तो मिला के देखा जाए तो टोटल ये 7 चैप्टर अच्छे प्रिपेयर करने हैं, बाकियों को भी प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है ताकि हम एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि एग्जामिनर अपने कमेंट्स में कह रहे हैं कि एमसीक्यूज में बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स आधे को नंबर ले पा रहे हैं, 15 में से 7-8 नंबर ले पा रहे हैं और समटाइम्स स्टूडेंट्स 45, 47 पे भी फेल हो रहे हैं। हाँ, अगर एमसीक्यूज आप सिलेबस पूरा कवर किया तो पूरे 15 नंबर लेके पेपर को बड़े अच्छा सिक्योर कर सकते हो। फिर बता रहा हूँ, पेपर पास करना मुश्किल नहीं है अगर आप थ्रू आउट द सेशन पूरा सिलेबस मेरे साथ कवर कर लो, हर टॉपिक का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि पेपर में बैठे हुए अगर एक टॉपिक आपको 100% नहीं भी आता तो कुछ हाथ पला मार के अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से चलो पासिंग मार्क्स 3.5, 4 नहीं ले सकते, 2-3 भी ले लो, अगर नॉलेज है तो इतने बंदा ले लेता है तो पेपर पास करने में काफ़ी हैप्पी हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है, पास पेपर एनालिसिस शो कर रहा है कि एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, ग्रिड को बड़ी अच्छी खूबसूरती के साथ फॉलो कर रहे हैं। ये ग्रिड पहले 7 चैप्टर थ्योरी के 40 to 45 मार्क्स, और देन 3 चैप्टर जिसमें से 2 न्यूमेरिक चैप्टर हैं, 9 and 10, 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन मस्ट हैं 20 to 30 मार्क्स, एंड देन लास्ट 3 चैप्टर्स न्यूमेरिक जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं 11 and 13, हाँ 12 अल्टरनेट बेसिस पे, लेकिन एमसीक्यूज में मस्ट टेस्ट होता है इसलिए छोड़ नहीं सकते, 25 to 35 मार्क्स। सो सिलेबस की बात कर ली, सब्जेक्ट की नेचर की बात कर ली, अब बात करते हैं बैकग्राउंड क्या है पेपर का।
ये पेपर क्यों है सीए के अंदर? वो एक तो हमने देख लिया कि कुछ मैनेजमेंट लेवल की, टॉप मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप करने के लिए पेपर है। क्या होता था कि आज से कुछ अर्सा पहले भी, 2022 से पहले, सीए फाइनल लेवल पे एक पेपर है बीएफडी के नाम से, बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन, इसका नाम अब चेंज हो के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है। उसका नीचे कुछ बेसिक लेवल का पेपर नहीं था, ये एक बम पेपर है वो, बेसिकली देखा जाए तो एक लेवल का पेपर है। सीए फाइनल पे जितने भी पेपर थे, अकाउंटिंग थी, टैक्स था, लॉ था, ऑडिट था, सबका कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज नीचे पीआरसी कैप लेवल पे था, बीएफडी का नहीं था। तो बेसिकली स्टूडेंट वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते थे, क्यों वो चीज़ें पहले पढ़ी नहीं होती थी, फाइनल लेवल पे जाके पढ़ी जाती थी, काफ़ी गदर सटाता था। टाइकैप को ख्याल आया कि क्यों ना हम वो बीएफडी पेपर जो है उसकी कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें नीचे कैप लेवल पे डाल दें। तो उन्होंने क्या किया, ये एक पेपर एमएफए के नाम से बनाया था, जो अब बीआईए हो गया है। इसका हाफ पोर्शन वो बीएफडी के साथ लिंक कर दिया और हाफ पोर्शन जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के साथ लिंक कर दिया। हाँ, इस पेपर को अगर हम देखें तो ये पेपर जो है वो बेसिकली बेसिक नॉलेज इसका स्टार्ट होता है कहाँ से, PRC 5 I2B से, जो अब PRC 3 हो गया। PRC 3 क्या है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट। इसका कुछ बेसिक लेवल का नॉलेज वहां से स्टार्ट होता है, जो वहां से आगे जो है वो कैरी होता है कि इसके अंदर अब कैप 7 BIE के अंदर। उसके बाद ये पेपर जो है वो आगे लिंक होगा किसके साथ, CFAP 4 BFD, इसका नाम अब हो गया स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है। हाँ, कुछ एरिया जो है वो सस्टेनेबिलिटी का आगे जो है वो CFAP का जो एक पेपर है, CFAP 3 सस्टेनेबिलिटी, उसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे आगे। और उसके बाद ये सारा का सारा नॉलेज जो है वो सम अप हो जाएगा कि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के साथ। स्ट्रेटेजिक केस स्टडी एक बड़ा पेपर जो है वो आईकैप ने इंक्लूड किया है, MSA 1 MSA 2 को ख़त्म करके। और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर CFAP लेवल के जितने भी 6 पेपर हैं उन सब का नॉलेज टेस्ट होगा। हाँ, उसमें वो BFD का नॉलेज भी टेस्ट होगा, सस्टेनेबिलिटी भी टेस्ट होगा, फिर आगे चल के उसके साथ लिंक होगा। PRC से स्टार्ट होगा थोड़ा सा नॉलेज, यहाँ पे हम मेनली नॉलेज लेंगे जिसका फाइनेंशियल एरिया जो है वो यहाँ पे BFD के साथ लिंक हो जाएगा। इनफैक्ट आप कह लो कि मोर देन हाफ BFD आप इस पेपर में पढ़ के जाओगे। हाँ, कुछ एरिया जो है वो आप आगे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो आप इस पेपर में पढ़ोगे और वही सारा का सारा नॉलेज आगे स्टडी केस स्टडी में पाया होगा। बल्कि यहाँ से कुछ इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, एथिकल डिसीजन मेकिंग, मीन चैप्टर 3, 4, 5, 6, ये 4 चैप्टर जो हैं वो आगे स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर भी काम आएंगे, क्योंकि कुछ मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पेस्टल, पोर्टर 5 फोर्सेस, स्वॉट, वैल्यू चेन, लाइफ साइकिल मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एथिकल डिसीजन मेकिंग के मॉडल, जो आगे किसी और पेपर में नहीं है। और वो सारे के सारे मॉडल अप्लाई होने हैं कहाँ पे, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के अंदर। उनका नॉलेज हम कहाँ पे ले रहे होंगे, कैप 7 BIE के अंदर ले रहे होंगे। मीन इकलौता पेपर नहीं है लॉ की तरह या टैक्स की तरह, नहीं, लिंक है। जैसे अकाउंटिंग के पेपर लिंक है, नीचे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो, फिर FR 1 में जा रहे हो, FR 2 में जा रहे हो, कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर आगे फाइनल लेवल पे फिर अकाउंटिंग का पेपर है, फिर आगे वो नॉलेज यहाँ पे भी अप्लाई होगा। उस तरह से ये पेपर भी लिंक है सबके साथ, अननेसेसरी नहीं है। जी, कुछ बातें हमने कर ली। अब अगर हम बात करें पेपर में फेल होने की रीज़न क्या है, क्यों स्टूडेंट फेल करते हैं, वो रीज़न हमें पता होनी चाहिए ताकि हम वो रीज़न दफ़ा दूर कर सकें, अपने साथ अटैच ना करें। क्यों पेपर हमें इसी टाइप में पास करना है, तो इसी पैसा भी लगा रहे हैं और मेनली टाइम लगा रहे हैं, और टाइम वापस नहीं आना।
सो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट की एक रीजन है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लेते। मीन बस रटा लगा के टॉपिक को बगैर समझे कि टॉपिक है क्या, इस टॉपिक की रीजन क्या है। तो आगे एग्जामिनर ने क्या करना है, आपसे टॉपिक तो पूछना ही नहीं है, उसने रटा तो पूछना ही नहीं है, उसने तो वही एक सिनेरियो देना है, सिनेरियो के ऊपर आपने वो अप्लाई करके आंसर देना है। समटाइम वो मॉडल का नाम भी नहीं देता, मॉडल भी आपने देखना है कौन सा अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट होंगे तो हम एमसीक्यूज को भी डील कर सकेंगे, अदरवाइज एमसीक्यूज भी दे ये इसी 15 नंबर है। क्या कह रहा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्डअप होने में टाइम लगता है, प्लीज ही माइंड में रखना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका मैंने थोड़ा सा पार्ट एक दिन आपके माइंड में बिठाना है, उससे थोड़ा अगला पार्ट अगले दिन, उससे थोड़ा अगला पार्ट उससे अगले दिन, मीन 3-4 दिन में वो टॉपिक का नॉलेज आपके माइंड में मैंने बिठाना है। अब उसको बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको 4 दिन पे डिवाइड करूंगा। मीन छोटा सा पार्ट यहाँ पे छेड़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे छोटा सा पार्ट, फिर नेक्स्ट डे, फिर 5वें छठे दिन वो पूरा टॉपिक आप जो है वो मैनेज करने के लिए कैपेबल होगे। अब ऑनलाइन स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है कि इनको एक तसल्ली होती है, हमारे पास लेक्चर पढ़े हैं तो अगर आज का लेक्चर हमने ना भी लिया तो कल 2 ले लेंगे, 2 दिन ना लिए तो अगले दिन 3 ले लेंगे, 3 दिन ना लिए तो अगले दिन 4 ले लेंगे, संडे को हम 6 के 6 ले लेंगे। भाई लेक्चर तो ले लोगे लेकिन वो कंसेप्ट आपके दिमाग में वैसे बिल्डअप नहीं होगा जैसे वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आपने दिमाग में बिठा के बिल्डअप करना था। तो उससे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट वीक होंगे आपके। इसलिए प्लीज कोशिश करनी है कि मेरे साथ साथ चलना है। सीए करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए स्टडी में। अगर आप स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं हो, रेगुलर बेसिस पे डेली का काम डेली नहीं कर सकते, डेली पढ़ने का टाइम नहीं मैनेज कर सकते, तो प्लीज सीए छोड़ दो, कुछ और कर लो, तुमसे ना पाएगा, ना भी कर रहा है। कंसिस्टेंट स्टडी चाहिए। लोग कहते हैं सीए 5 साल का है, 7 साल का है, वो होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ सीए 1 साल का है। कौन सा 1 साल, कैफ का 1 साल। कैफ के 1 साल में अगर आपने 6 पर्चे 3 एक अटेम्प्ट में 3 दूसरी अटेम्प्ट में पास कर लिए तो सीए हो गया, अगर नहीं किए तो सीए नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करनी है, पीछे जो भी कुछ हो गया आपसे ऑनवर्ड अपने किबले दुरुस्त कर लो, बाकी चीजें सेक्रीफाइस की, सिर्फ 1 साल के लिए बाकी चीजें सेक्रीफाइस करके कैफ को 6 पर्चे पास कर लो। उससे आपके अंदर एक अच्छी रूटीन बन जाएगी, एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी पढ़ने की, और उसी को आप आगे कंटिन्यू करोगे, इसलिए हो जाएगा। अगर आपने कैफ के पहले 1 साल में 6 पर्चे पास नहीं किए तो सीए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्टअप करनी है। क्यों, रटा शटा इस पेपर के अंदर नहीं है, सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसके ऊपर आपने नॉलेज अप्लाई करते हो, खुद से लिखना है। इशू क्या है, स्टूडेंट्स का सिलेबस पूरा कवर नहीं करते हो, टीचर ने बता दिया ये 7 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो यही 7 करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हॉस्टल में रहते होते हैं, मेरे सीनियर ने कहा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये कर लो, बाकी सारे छोड़ दो। और वो सीनियर कौन है, जिसकी अपनी कैब में 10 अटेम्प्ट्स लगी हुई हैं। भाई वो सीनियर जो आपको इस तरह के मशवरे दे रहा है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो गंदा स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि सिलेक्टिव कर लो। सीए में सिलेक्टिव नहीं करना, किसी भी पेपर में। एग्जामिनर हर एरिया को, हर चैप्टर को टेस्ट करते हैं, चाहे 1-2 नंबर के लिए क्यों ना टेस्ट कर। और एमसीक्यूज टैकल करने के लिए तो आपने हर चैप्टर को कवर करना है। हाँ, जहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा वहाँ से एमसीक्यूज ने टेस्ट करने हैं। कोई चैप्टर एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं, इसलिए प्लीज सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस मेरे साथ जब मेरा खत्म हो तो आपका भी खत्म होना चाहिए। आदत है कि मैं सिलेबस खत्म कर चुका और आपके अभी तक 35-40 लेक्चर पेंडिंग पड़े। जो अच्छा स्टूडेंट जब रिवीजन कर रहा होता है आप वो पेंडिंग का काम कवर कर रहे होते, पेपर रात तक आपके पेंडिंग लेक्चर पड़े होते हैं, तो पेपर फेल ही होना है। रीजन क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्पेशली थ्योरी पार्ट की स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ नॉलेज ले लेते हैं। वही नहीं, रिटन प्रैक्टिस हमें थ्योरी की भी करनी है। हर मॉडल के 2-3 क्वेश्चन हमें हाथ से अटेम्प्ट करके जाने हैं, फिर जाके हमें पता चलेगा कि हमने आंसर कैसे लिखना है।
अंग्रेजी कैसे लिखनी है हमारा इशू है। हमने वहां पे इंग्लिश लिखनी होती है, हम पे इंग्लिश लिख रहे होते हैं, कोई जोड़ तोड़ इस सेंटेंस का नहीं बन रहा होता। उस टॉपिक के अंदर एग्जामिनर जो है वो स्पेसिफिक वर्डिंग रिक्वायर करता है, स्पेशली ऑडिट के पेपर में स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की। ये थ्योरी है, ये तो सिर्फ पढ़ के रटे लगा के पास किया हमने जिंदगी में, तो ऐसे ही होता है नहीं। थ्योरी की भी रिटन प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिक की तो करनी है ना, उसके बिना तो टैकल नहीं हो सकता। रिटन वर्क स्टूडेंट नहीं करते, स्पेशली थ्योरी का। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाने हैं, फिर जाके एग्जाम हॉल में बैठे हुए एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करके हम वर्डिंग बना सकेंगे, लिख सकेंगे, हमारा हाथ फ्लुएंटली चलेगा, पेपर ऑन टाइम कंप्लीट होगा। जब रिटन प्रैक्टिस है ही नहीं थ्योरी के क्वेश्चंस की, वहां पे जाके हमारी अंग्रेजी नहीं बन रही होती, पता नहीं चल रहा था इसको कैसे लिखना है। आंसर चाहिए था 2 लाइनों का, हम 6 लाइनों का बना रहे होते हैं। आंसर चाहिए था 4 लाइनों का, हम 2 लाइनों में लिख के आ जाते हैं। क्यों? पता ही नहीं। रिटन प्रैक्टिस होगी तो पता चलेगा। रीजन क्या है फेल होने की? लैक ऑफ रिवीजन। स्टूडेंट सिलेबस स्पेशली ऑनलाइन मुतमिन डैश होते हैं कि हमारे पास लेक्चर पढ़े तो बाद में कवर करने की बात नहीं आती। बहुत मुश्किल काम है ये ऑनलाइन स्टडी करना, बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए। क्या चाहिए? डेली बेसिस पे डेली का लेक्चर कवर करना चाहिए। उस वक्त तक कुछ और नहीं करना, कुछ और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए जब तक आपका आज का लेक्चर कवर नहीं हो जाता, उसका काम नहीं हो जाता। अगर सी करना है तो हाँ, अगर कुछ और करना है तो फिर क्या है, चलते रहो। सिलेबस ऑन टाइम कवर होगा, फिर रिवीजन होगी आखिरी मंथ में, तो फिर पेपर का देने का, पास करने का, अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वो कॉन्फिडेंस से जब पेपर में जाते हैं तो पेपर अटेम्प्ट भी होता है, पास भी होता है। जब आपकी रिवीजन ही नहीं है तो पेपर में जाते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पेपर के अंदर आपके सेंसेस ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहे थे, और सेंसेस जब काम नहीं करते तो आंसर आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज रिवीजन हमें चाहिए। रिवीजन हमें आखिरी मंथ में नहीं, ड्यूरिंग सेशन भी रिवीजन चाहिए। इसलिए बड़े टेस्ट में हर मंथ एक लूंगा ताकि प्रीवियस जो है टॉपिक वो भी साथ साथ कवर होते चले जाए। एक नहीं, हमें 3-4 रिवीजन चाहिए पेपर पास करने के लिए। 1-2 रिवीजन हम ड्यूरिंग द सेशन करेंगे, आखिरी मंथ में एक रिवीजन आप मेरे साथ करोगे 10 दिनों में पास एश्योरेंस टेस्ट में, फिर एक रिवीजन आप खुद से करोगे, मॉक दोगे, और फिर पेपर देने जाओगे तो पास होगा। प्लीज ये कुछ रीजंस हैं पेपर फेल करने की कोशिश करना है, इनको अवॉइड करना है। ये सच्ची बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है स्टूडेंट के ऊपर पिछले 15 साल से, स्टूडेंट क्यों फेल कर रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने कितने दुरुस्त करो प्लीज। सीए 1 साल का है, 5-7 साल का नहीं है। कैफ के 6 पर 1 साल में पास कर लिए, सीए हो जाएगा। हाँ, उसके लिए क्या करना, अपना एक शेड्यूल बनाओ स्टडी का, डेली बेसिस का अपना एक शेड्यूल बनाओ कि किस टाइम पे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम पे आपने उसका काम करना है। और देखो एंड पे आपके शाम में 2-3 घंटे याशी करने के लिए, मोबाइल सर्चिंग के लिए, दोस्तों यारों से मिलने के लिए ऑटोमेटिकली बच जाया करेंगे। महीने एक पेज पकड़ो, उस पे अपना डेली का टाइम रूटीन लिखो और उसको फॉलो करो। 1 वीक कैसे, अपने बेडरूम में अपने बेड के साथ अटैच करके 1 वीक फॉलो हो गया, उसके बाद तार के फेंक दो, आपकी रूटीन बन गई, उसको फॉलो करो, चलाते रहो थोड़ा सा सेशन। लेकिन उस रूटीन में आपने सबसे पहले अपना जो है वो स्लीप टाइम प्लीज मेंशन करना है कि आपने किस टाइम सोना है और किस टाइम उठना है। सपोज हमने रात को 10 बजे सोना है और सुबह सपोज 5 बजे उठना है। जो बंदा ये अपना स्लीप टाइम मैनेज नहीं कर सकता, वो दुनिया में कुछ मैनेज नहीं कर सकता। तो प्लीज इसे पहले मैनेज करें कि आपने किस टाइम सोना है और किस टाइम उठना है, और आपको डेली 7 से 8 घंटे कम से कम नींद चाहिए। हाँ, वीकेंड पे आप 9-10 घंटे भी सोए रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन रूटीन में आपको 7 से 8 घंटे नींद चाहिए। फिर जाके आप एक सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को डील कर सकोगे, चीज़ों को समझ सकोगे, अपने होशो हवास में पूरा दिन जो है वो अच्छा
स्पेंड कर सकते हैं। और ये प्लीज स्लीप टाइम आपका वो होना चाहिए जब आप अपने हाथ से मोबाइल फोन छोड़ सकते हैं। स्लीप टाइम तो आपने 10 बजे मैंने सोना है, लेकिन अगर आपकी मसरूफियात मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी हैं जो आपको 10 बजे सोने नहीं देती, तो फिर ये स्लीप टाइम मैनेज नहीं होगा। और ये मैनेज नहीं हुआ तो दुनिया में कोई चीज़ आप मैनेज नहीं कर सकते। प्लीज ये माइंड में बिठा लो। कोशिश करनी है सुबह जल्दी उठने की। क्यों? सुबह जो है सूरज की किरणों के साथ जो काम स्टार्ट किया जाए उसमें बरकत वैसे ही अल्लाह की तरफ से आती है। नुसरत के मारे अगर हम 10-11 बजे तक सोए रहते हैं, हम अपना पढ़ना ही लेट 12-1 बजे स्टार्ट करते हैं, तो बिजली फिर तो एक दिन का काम एक दिन में नहीं होगा। फिजिकल क्लासेस अगर आप लेते हो तो कोशिश करनी है अर्ली क्लासेस को अटेंड किया जाए। सुबह 7 बजे कोई लेक्चर है तो वो अटेंड करो। उससे क्या होगा, मैक्सिमम 12-1 बजे तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। आफ्टर 12-1 घंटे का गैप लो, लंच ब्रेक करो, उसके बाद बैठ जाओ किसी लाइब्रेरी में, 3 घंटे बैठ के डेली का काम डेली कर लो। शाम में 5 बजे 6 बजे 7 बजे आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद 10 बजे तक आपके पास 3 घंटे हैं, उठा लो मोबाइल, जो कुछ करना है करो। मंडे टू सैटरडे ये करना है, संडे फिर आपके पास फ्री है, पढ़ने को भी नहीं है, याशी करो। मुश्किल नहीं है, सिर्फ टाइम मैनेज करना है। क्या कहना है? प्लीज ये हासिल करो, स्लीप टाइम मैनेज करो। अगर सीए करना है तो, अगर सीए नहीं करना फिर जो कुछ मर्जी करो। 1 साल के लिए सिर्फ स्टडी को प्रायोरिटी बना लो, दुनिया में सब कुछ आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर आप स्टडी को छोड़ के बाकी चीजें जो आप इंजॉय कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म नहीं है। स्टडी नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, कल को इरिटेशन होगी आपके अंदर। जी ये कुछ रीजन थी पेपर फेल करने की, ना सिर्फ ये बाकी भी। हाँ, टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है कि हमें इन रीजंस को दफा दूर करना है। डार्लिंग अपने साथ इन रीजंस को अटैच नहीं होने देना प्लीज। प्लीज माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना करो प्लीज। अपने किले दुरुस्त करो प्लीज, इन चीजों पे फोकस करो, ये चीजें दफा दूर करो। जी स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा, कहाँ से हम ये कवर करेंगे? जी स्टडी मटेरियल के लिए हमारी अपनी एक बुक है, ये जिसके अंदर 100% हम सिलेबस भी कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम 100% पास्ट पेपर भी इंक्लूडेड हैं, चैप्टर वाइज मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चैप्टर वाइज साथ साथ दिए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने ICCA, सीमा, ICAW से इंक्लूड किए हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर टारगेट कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारी इस बुक के अंदर मिलेगा। हाँ, इसके अलावा आपने अगर ICAP की बुक पढ़नी है तो भी साथ साथ आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? एक चैप्टर आप जब करोगे उसके बाद ICAP बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा हम सब कुछ ऑलरेडी कवर किया है, बल्कि उससे ज़्यादा हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। लेकिन फिर मैं रिकमेंड करूँगा ICAP बुक को साथ साथ पढ़ लेना, बाकी सब कुछ हमारी इस बुक के अंदर इंक्लूड होगा, कोई टॉपिक इंशाल्लाह मिसिंग नहीं होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे अरेंज किए हुए आपको मिलेंगे। जी नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे कितने होंगे? तो हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स 110 to 115 होंगे, जिसमें आपको एक स्कीम ऑफ वर्क मीन स्टडी प्लान मैं आपको दूंगा कि किस दिन कौन सा लेक्चर नंबर होगा, उसमें कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, वो आपको पूरा एक स्टडी प्लान 5-6 पेजेस का दूंगा, और आपने उसके अकॉर्डिंगली मेरे साथ चलना है। उसके अंदर छुट्टियां मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की होंगी। ओके, हमारी छुट्टी आ रही है एग्जाम डे की, उसमें इनकॉर्पोरेट होगी। हमें न्यू ईयर भी मनाना है, उसकी छुट्टी आएगी, वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। और भी अगर कोई गस्टेड हॉलीडेज हैं तो वो भी उसके अंदर ख्याल रख के वो प्लान प्रिपेयर किया है मैंने। किस दिन कौन सा लेक्चर नंबर होगा, उसमें कौन सा चैप्टर होगा, कौन सा टॉपिक होगा, वो पूरा आपको एक स्टडी प्लान दूंगा। किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, वो पूरा एक स्टडी प्लान आपको दूंगा। कब कब हमारे बड़े टेस्ट आएंगे, वो पूरा एक प्लान आपको दूंगा। लास्ट मंथ फरवरी में हमारे 10 टेस्ट होने हैं, किस दिन कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, पूरा एक प्लान दूंगा। किसी हमारा मॉक होगा, पूरा प्लान आपको मिलेगा, बस उसको फॉलो करना है मेरे साथ, सब कुछ मैनेज होगा। जी बाकी मेरी बात करें तो मेरा नाम ज़ियाउल हक है, ACCA
का फेलो मेंबर हूँ मैं। उसके बाद ICW से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। साथ यूके की एक यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हुआ है। पिछले कोई 15 सालों से ACCA को पढ़ा रहा हूँ। ACCA के कुछ 6-7 पेपर पढ़ाता हूँ, जिसमें मेनली जो है वो ऑडिट से रिलेटेड पेपर हैं, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, इस तरह से मिलता जुलता। इवन अकाउंटिंग भी वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। CA में देखा जाए तो नीचे I2B का पेपर मैंने पढ़ाया है पहले, इकोनॉमिक्स भी पास में पढ़ाया है। इस पेपर के आप एक पेपर BMBS होता था बिजनेस मैनेजमेंट का, वो भी पढ़ाया है मैंने। अभी कैफ लेवल पे देखा जाए तो ये पेपर पढ़ा रहा हूँ, कैफ 7, कैफ 8 ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, और होपफुली नेक्स्ट अटेम्प्ट से कैफ 3 डाटा का जो नया पेपर आया है वो भी पढ़ूंगा। CFAP लेवल पे देखा जाए तो एडवांस ऑडिट, CFAP 3, इवन स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, ये कुछ पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ। हम बाकी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए भी किस तरह से हम सेशन चलेगा, सेशन हमारा ऑनलाइन होगा, क्योंकि मैं अभी करंटली पाकिस्तान में बेस नहीं करता, मैं UAE में होता हूँ, वहाँ पे एक UK बेस्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, जिसमें आपकी जो क्यूरीज होंगी डेली बेसिस पे लेक्चर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप व्हाट्सएप से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, वॉइस नोट के थ्रू, लिख के, या इवन ज़्यादा इशू है तो कॉल भी मैनेजेबल है। क्या क्या जी, ये बातें होगी किस चीज़ की, कैफ 7 BIA की, किस तरह से हम सेशन लेके चलेंगे और आपको क्या करना है। जब थोड़ी सी अगर हम बात करें, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले कैफ 6 पढ़ा हुआ है, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले कैफ 6 पढ़ा हुआ है, मीन MFA पढ़ा हुआ है, अब अगर वो इस पेपर में आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी वो क्यूरियोसिटी है कि क्या चीज़ें आई हैं पेपर के अंदर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें पहले पढ़ा हुई हैं। तो मैं कहूँगा कोई 15% के करीब जो है वो कैफ 6 टू कैफ 7 जो है वो चेंजेस आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं, एलिमिनेट कुछ नहीं हुआ। तो एक छोटा सा टॉपिक IT कंट्रोल से रिलेटेड, अदरवाइज एलिमिनेट कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें आपस में मर्ज हुई हैं। तो कैफ 6 और कैफ 7 को अगर हम देखें कि क्या कंपैरिजन है, जी अगर हम देखें तो कैफ 6 का जो चैप्टर 1, 2, 3 होता था, चैप्टर 1 जो है वो किस चीज़ के ऊपर था, पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, चैप्टर 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, और चैप्टर 3 सोशल फैक्टर्स के ऊपर। उनको मर्ज करके अब जो है वो एक ही चैप्टर 1 बना दिया गया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल से रिलेटेड। ये क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। उसके बाद चैप्टर 4 एंड 5, चैप्टर 4 था IT का, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और चैप्टर 5 था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का। उन दोनों को मर्ज करके अब चैप्टर 2 बना दिया गया है, और साथ एक नया एरिया जो है वो ऐड कर दिया गया है, इकोलॉजिकल फैक्टर का, जो पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब इकोलॉजिकल फैक्टर भी सिलेबस में आ गया है। ये क्या है, न्यू। हाँ, लीगल फैक्टर पहले चैप्टर 1 में होते थे, अब वहां से उसको चैप्टर 2 में पहुंचा दिया गया। मीन यूँ देखो तो पहले जो 5 चैप्टर थे वो वैसे के वैसे ही हैं, हाँ साथ ही इकोलॉजिकल फैक्टर एक नया एरिया आ गया। क्या ये मैं पहले भी पढ़ाया करता था, क्योंकि पास में एग्जामिनर ने से रिलेटेड भी पैस्टल का क्वेश्चन में कुछ 1-2 पॉइंट टेस्ट किए हुए थे। उसके बाद अगर देखें तो कैफ 6 का जो चैप्टर 6 था, जिसके अंदर पैस्टल के क्वेश्चंस थे, वो वैसे का वैसा ही है, और अब वो चैप्टर 3 बन गया। मीन पहले 6 चैप्टर्स को एग्जामिनर ने क्या किया, मर्ज करके चैप्टर 3 कर दिए, 1, 2, 3। और यूं क्या हुआ, पहले 16 चैप्टर होते थे, अब 13 चैप्टर हो गए, मीन 13 हो गए। ये चैप्टर 7 जो कैफ 6 का था, कंपैरेटिव फोर्सेस का, वो अब चैप्टर 4 हो गया है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। चैप्टर 8 जो कैफ 6 का था, इंटरनल एनालिसिस, अब चैप्टर 5 हो गया है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। चैप्टर 9 जो कैफ 6 का था, एथिकल डिसीजन मेकिंग का, वो अब चैप्टर 6 हो गया। और ये एक नया चैप्टर जो है वो ऐड हुआ है, जो कैफ 6 में नहीं होता था,
इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई 10 to 15 मार्क्स मस्ट टेस्ट होंगे कि उसकी सेपरेट ग्रेड देनी है उसने। नहीं, ये क्या था, थ्योरी के जो पहले 9 चैप्टर थे अब बन गए हैं 7। जिसके बाद चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर 8 हो गया है। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो न्यू टर्म्स यूज हुई हैं इस्लामिक फाइनेंस की। जो टर्म्स पहले कैफ 6 में नहीं थी इस्लामिक फाइनेंस की, कुछ नई टर्म्स जो हैं वो अब इस चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर 8 हो गया है इसमें यूज हुई है, और कोई चीज नहीं है। चैप्टर 11 सेम है जो अब चैप्टर 9 हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। हम पहले चैप्टर 12 13 जो है, चैप्टर 12 थ्योरी का चैप्टर था और चैप्टर 13 न्यूमेरिक एरिया था। उन दोनों को मर्ज करके अब एक चैप्टर 10 बना दिया गया है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिक कंबाइन कर दिया गया है। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क जो चैप्टर 12 था और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक चैप्टर 10 बना दिया गया। बजटिंग वैसे का वैसे ही चैप्टर 14 की बजाय अब चैप्टर 11 हो गया। वर्किंग कैपिटल वैसे का वैसे ही चैप्टर 15 की बजाय अब चैप्टर 12 हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं। वो न्यू एडिशंस क्या हैं? पेएबल मैनेजमेंट प्लस डेटर्स मीन रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये दो नए टॉपिक जो हैं वो ऐड हुए हैं, पहले नहीं थे ये चैप्टर 15 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, जब चैप्टर 12 हो गया। चैप्टर 16 जो था वर्किंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, वो चैप्टर 13 हो गया है, लेकिन इसके अंदर भी दो नई एडिशन हुई हैं। एक एसेट रिप्लेसमेंट का टॉपिक आ गया है। इनफैक्ट ये टॉपिक जो है वो कोई 3 अटेम्प्ट पहले थोड़ा सा पार्ट इसका इंक्लूड हुआ था, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन। और एक नया टॉपिक इसमें आ गया है कैपिटल राशनिंग का। जो पहले नहीं था, बीएफडी से मिली, ये दोनों चीजें जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। जी, तो देखा जाए तो पहले 6 चैप्टर में सिर्फ एक इकोलॉजिकल फैक्टर नया आया है, बाकी चैप्टर मर्ज में है। हाँ, इधर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से जो है वो रिमूव किया है एग्जामिनर ने आईटी कंट्रोल्स को, क्यों? वो अब डाटा का एक नया पेपर आ गया है कैफ 3, उसमें चले गए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पहले 6 चैप्टर में ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, वो आईटी कंट्रोल्स रिमूव करके इकोलॉजिकल फैक्टर उतनी ही वेटेज आ गया है, तो ऑलमोस्ट सेम है। चैप्टर 7 8 9 सेम है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, नया चैप्टर जो है वो चैप्टर 7 आया है अब इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी के नाम से। चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जब चैप्टर 8 हो गया है, उसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस की कुछ नई टर्म्स इंक्लूड की है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक सेम है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 12 13 रिस्क के जो 2 चैप्टर थे अब उनको मर्ज कर दिया गया है। बजटिंग सेम है। वर्किंग कैपिटल के अंदर पेएबल मैनेजमेंट रिसीवेबल मैनेजमेंट दो नए टॉपिक ऐड हुए हैं। और लास्ट चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एसेट रिप्लेसमेंट और कैपिटल राशनिंग दो न्यू टॉपिक्स आए हैं। तो नया देखा जाए तो चैप्टर 16 के अंदर ये दो बड़े नए टॉपिक हैं, चैप्टर 15 के अंदर दो छोटे नए टॉपिक हैं, और ये एक चैप्टर 7 नया है। तो मिला के देखा जाए तो कोई 15% मैं कहता हूँ सिलेबस के अंदर चीज है, 15 to 20%। इसलिए पहले हमारा सिलेबस 100 लेक्चर्स में कंप्लीट होता था, अब 100 to 115 लेक्चर्स तक हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, अगर अच्छी तरह से कवर करना है तो। हाँ, अगर कवर ही करना है तो 50 लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्ली कवर करना है पेपर पास करने के लिए तो 110 to 115 लेक्चर्स लगेंगे इसके।
जी, ये हमारा सिलेबस है। टोटल हमारे पास जो है वो देखा जाए तो 13 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने हैं आने वाले 4 मंथ्स के अंदर। हाँ, कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे? हम कुछ एरिया न्यूमेरिक है, लाइक यहाँ से ऑनवर्ड देखा जाए तो न्यूमेरिक एरिया है, यहाँ से पीछे पहले 7 चैप्टर्स देखे जाएँ तो थ्योरेटिक एरिया है। हम कैसे कवर करेंगे? हम मिक्स करके कवर करेंगे, न्यूमेरिक फिर थ्योरी फिर न्यूमेरिक फिर थ्योरी, इस तरह से। और होपफुली हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर 10 से। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट में करेंगे ताकि थ्रू द सेशन जो है वो रिपीट होते होते एंड पे अच्छे कॉन्सेप्ट इसके डेवलप हो जाएं। न्यूमेरिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ थ्योरी के चैप्टर्स कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिक कवर करेंगे, फिर थ्योरी कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिक, फिर थ्योरी में इस तरह से लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि पहले सारा न्यूमेरिक कवर कर लिया एंड पे हम थ्योरी कवर कर रहे हैं दबड़ दबड़ दबड़, नहीं, मिक्स लेके चलेंगे। क्यों? हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस है। जितना न्यूमेरिक एरिया फाइनेंस का एरिया इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरेटिकल एरिया भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर रिकमेंड्स के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर फेल कर रहे हैं, वो न्यूमेरिक में तो पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन अगर 50 नंबर पूरे नहीं कर पा रहे तो उसकी रीज़न क्या है? थ्योरी के क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, थ्योरी के क्वेश्चन स्ट्रगल कर रहे हैं। टॉपिक का नॉलेज है लेकिन आगे प्रिपेयर नहीं कर रहे, रटे लगाए किस तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करना है, किस तरह की वर्डिंग लिखनी है, किस तरह से आंसर को इलैबोरेट करना है, वो चीज़ें नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो मेनली हमने डेवलप करनी है थ्रू आउट द सेशन। क्या क्या क्यों? अब ये जो थ्योरी के एरिया के क्वेश्चन हैं, स्पेशली ये जो 3 चैप्टर हैं, इनकी टेस्टिंग अब सीफैट लेवल की होगी, क्योंकि सीफैट 3 बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर था वो ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म करने का मकसद क्या है कि उस लेवल की जो टेस्टिंग है मॉडल्स की वो अब यहाँ पे होगी इस पेपर के अंदर, इसलिए इसको कैफ 6 से कैफ 7 पे बनाया गया। जी, ये थी हमारी आज की कुछ बातें इस पेपर से रिलेटेड। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आगे चीज़ों को लेके चलेंगे।